Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing great. Today I will talk about the history questions related to the current affair that is most important for any competitive exam. I have covered near about the 50 question in my previous video. If you have not watched that, please visit on that and watch it. It will benefit you. And I will start today from the 51st question. And let's get started. This video would remain in bilingual, means Hindi in English. The 51st question is: consider the following statements regarding the recommendation of the Acheson Commission Committee on Public Service. मतलब जो लोक सेवा, जैसे यूपीसी बोलते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा के ऊपर कमेटी बनी थी, एचिसन कमीशन था, कमेटी थी, उसके बारे में हमने जानना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है लोअरिंग द एज लिमिट फॉर सिविल एग्जामिनेशन। जो सिविल में एग्जामिनेशन होते थे सिविल सर्विसेज के, उसके क्या एज लिमिट कम कर दी थी। सेकंड ऑप्शन है ड्रॉपिंग द टर्म्स कोवनेटेड एंड अनकोवनेटेड। कोवनेटेड मतलब होता है अनुबंधित, अनुबंधित मतलब किसी चीज़ में बंधित टर्म यूज की जाती थी। एंड द थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी सिविल राइट। क्या स्टैट्यूटरी होता है, जैसे कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, जैसे जो हमारे संविधान की बुक में लिखे हुए हैं। एक स्टैट्यूटरी होता है जो पार्लियामेंट लॉ बना के कोई चीज़ बनाती है, उसको स्टैट्यूटरी विधान के तहत बनाई गई थी, सिविल लोक सेवा। और फोर्थ क्वेश्चन आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका सेकंड ओनली ठीक करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है द एचिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विस 1886 वाज सेट अप बाय लॉर्ड डफरिन। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के टाइम पे भी था, तो हमने कई बार ट्रिक बनाई है कि डफर आदमी था जिस टाइम पे कांग्रेस बनी थी, तो उसको उसी से एक साल बाद ये एचिसन कमीशन कमेटी आई थी पब्लिक सर्विस लोक सेवाओं पे, जो कि जिसने डिसाइड किया था कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जब उस पर तो यूपीएससी नहीं होता था, अब पहले इसको इंपेरियल सिविल सर्विसेज बोलते थे। स्टेटमेंट वन है इनकरेक्ट। इट रिकमेंडेड द रेजिंग मीन्स नॉट लोअरिंग। इसने क्या है एज लिमिट बढ़ा दी थी। रिकमेंडेड द मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इनटू सिविल सर्विस 23। पहले क्या था 21 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट थी कि 20 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है, तो एचिसन कमेटी ने इसकी 23 साल तक उम्र बढ़ा दी थी। सेकंड ऑप्शन है करेक्ट। इट रिकमेंडेड द ड्रॉपिंग टर्म्स कोवनेटेड एंड अनकोवनेटेड। अनुबंधित होता है इसका, अनुबंधित मतलब किसी चीज बंधन में बन जाना, कोवनेटेड। इट आल्सो क्लासिफाइड सिविल सर्विस इनटू इम्पेरियल इंडियन सर्विस। मतलब इन्होंने सिविल सर्विस लोक सेवा को इम्पीरियल, मतलब अंग्रेज अपने लिए इम्पीरियल साम्राज्यवादी वर्ड यूज करते थे, इंडियन सिविल सर्विस। अब क्या है इंडियन सिविल सर्विस है, पहले इम्पीरियल और आगे लगता था क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम की, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है ये। प्रोविंशियल प्रांत, मतलब आज स्टेट बोलते हैं, पहले प्रोविंस बोलते थे। प्रोविंशियल सिविल सर्विस एंड सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। जैसे ही ये आज के टाइम में भी होता है कि हमारी यूपीएससी होती है, उसके बाद स्टेट पीसीएस होते हैं, वैसे ही प्रोविंस प्रांत की होगी और सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस और नीचे लेवल की भी होगी। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसमें क्या बताया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन है ये 1887 और साइन में लिटन, जो लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने एंड द स्टैट्यूटरी इट वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द एचिसन कमीशन। इन्होंने क्या कहा कि स्टैट्यूटरी दे दिया। लिटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, विधि के द्वारा बनाई हुई सिविल सर्विस लागू की थी, इसने एचिसन कमीशन नहीं किया था, क्योंकि लिटन ने ही ये चालू किया था, तो इसलिए वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने इसके हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हिंदी स्टूडेंट हैं हिंदी में से पढ़ सकते हैं, अच्छे से उनके समझ में आ जाएगा। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। और इंग्लिश का पढ़ने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको इंग्लिश की टर्म्स की नॉलेज होगी, और मैं बीच बीच में वर्ड मीनिंग बताता रहूँगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी और सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन फॉर द ब्रिटिश
इंटरवेंशन इन मैसूर। जैसे इंटरवेंशन वर्ड आ गया, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, किसी भी मैटर में हस्तक्षेप करना। कई बार जैसे दो बंदे कुछ लड़ रहे झगड़ रहे होते हैं तो बीच में एक इंटरवेन करता है, उस टर्म के लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है इंटरवेन। फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर वाज सीन एज ए थ्रेट टू द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मद्रास। मैसूर जो है क्या थ्रेट था, ब्रिटिशर का क्या था, मद्रास में और बंगाल में पूरा डोमिनेंस था, मतलब उनकी प्रभुता थी, संप्रभुता थी। तो वो मैसूर को क्या अपने एक थ्रेट भय के डर में देखते थे। टीपू सुल्तान अटेम्प्ट टू बिल्ड ए मैसूर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एंड मिलिटराइज स्टेट। टीपू सुल्तान मैसूर का एक कभी आपका वहाँ पे जाना बने तो देखना, मैसूर बहुत ही अच्छा सिटी है। और वहाँ के जो राजा थे ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, बहुत ही ब्रेव राजा थे। हैदर अली उनके पिताजी का नाम था, टीपू सुल्तान उनका बेटा था। और इन्होंने वहाँ पे अपना बहुत अच्छा साम्राज्य बना रखा था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़े थे ये। एंड थर्ड ऑप्शन है द प्रोपोजल ऑफ द फ्रेंच अलायंस विद मैसूर। क्या फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे उनका संगठन मैसूर के साथ था क्या, ये पूछा गया है, करेक्ट है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है मैसूर कंट्रोल ओवर द रिच ट्रेड इन पीपर एंड कार्डेमम। कार्डेमम होता है इलायची, पीपर होता है काली मिर्च। ऑफ द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट हम बोलते हैं जो कर्नाटका और केरला की साइड होता है, जो वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं। सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी आंसर इसका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैसूर अंडर हैदर अली वाज इन्वॉल्व इन दी कन्फ्रंटेशन विद दी। देखो क्या है, कन्फ्रंटेशन आ गया, किसी के साथ विवाद में होना, सामना करना, कन्फ्रंटेशन। लाइक हम इसको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं, वी हैव टू कन्फ्रंट विद आवर लाइफ प्रॉब्लम ईच एंड एवरी टाइम एंड वी हैव टू फाइट विद। हमें सामना करना चाहिए और लड़ना चाहिए। विद द ब्रिटिश, लाइक हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं, विद द ब्रिटिश फ्रॉम द बिगिनिंग। उसका क्या, बिगिनिंग की जगह हम देखो अब वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं इंसेप्शन। आज ही मैंने वीडियो में डाला हुआ है कि इंसेप्शन वर्ड होता है, तो बिगिनिंग की जगह इंसेप्शन यूज कर सकते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही हैदर अली अंग्रेजों से लोहा लेते रहते थे, सामना करते रहते थे। 1769 में ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड रीच मद्रास विच वाज द अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। 1769 में ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय हैदर अली, हैदर अली ने हरा लिया था अंग्रेजों को और वो मद्रास पहुंच गए थे। अंग्रेज मद्रास में उन्होंने डोमिनेंस बना लिया था। स्टेटमेंट 1 इसमें क्या है, करेक्ट है। मैसूर बिंग द नेबरिंग स्टेट ऑफ द मद्रास वाज ए थ्रेट टू द ब्रिटिश। क्योंकि अब नेबर में तो मद्रास में तो अंग्रेजों ने डोमिनेंस कर लिया था, बट ये नज़दीक का स्टेट था उसका, तो उनको खतरा था कि कहीं हमें भी ये भगा ना दे मद्रास से भी। और वो एक बहुत पावरफुल राजा था। और देखो यहाँ पे यूज हुआ है हैंस इन ऑर्डर टू नेगेट, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वर्ड है, दिस थ्रेट एंड ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरवेनिंग इन द पॉलिसी ऑफ द मैसूर, पॉलिटिक्स ऑफ द मैसूर। मैसूर की राजनीति में भी उन्होंने इंटर करना चाहा था अंग्रेजों ने। इन ऑर्डर टू नेगेट मतलब उसको नकारने, नेगेट होता है नकारना, ध्यान न देना। कई बार हम इसको देखो सेंटेंस अगर फॉर्मेशन की बात बताऊं तो लाइक समटाइम्स लाइक योर सबॉर्डिनेट इज नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, ही ट्राइंग टू नेगेट योर डोमिनेंस, मतलब ट्राइंग टू नेगेट योर ऑर्डर, मतलब नकारने की कोशिश करता है, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं नेगेट को। सेम मतलब वो क्या था, उसने अंग्रेजों ने उसका डोमिनेंस नकारने की कोशिश की हैदर अली की, और उसके पॉलिटिक्स में भी इंटर करने की कोशिश की मैसूर के में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंटेंडर थे। कंटेंडर होता है विरोधी थे। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द अटेम्प्ट बाय टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, टू बिल्ड ए मैसूर ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एंड मिलिटराइज स्टेट। सेंट्रलाइज होता है कि एक जगह केंद्रित, मतलब सब कुछ उसकी मुट्ठी में था अपने एरिया का, और मिलिटराइज मतलब मिलिट्री उसने बिल्डअप कर ली थी अच्छी खासी। वाज सीन एज ए थ्रेट टू द ब्रिटिश हेजीमोनी। हेजीमोनी होता है प्रभुता, संप्रभुता, मतलब उसकी अंग्रेजों को साउथ इंडिया में जो हेजीमनी जमा रखी थी उसके लिए वो खतरा महसूस कर रहे थे अंग्रेज टीपू सुल्तान से।
थर्ड वन भी करेक्ट है। द proposed French alliance with the Mysore was seen as a threat to English dominance। क्या था ये? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने फ्रांसीसियों से हाथ मिलाने की बात कह दी थी, तो अंग्रेज सोच रहे थे कि ये हमें हरा लेंगे फ्रांसीसियों के साथ मिलके, क्योंकि इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था अंग्रेजों ने। फोर्थ ऑप्शन आल्सो करेक्ट, लाइक हैदर एंड टीपू कंट्रोल ओवर रिच ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में जो कर्नाटका और आज जो केरला की जगह है, जैसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वहाँ पे इलायची और इसका व्यापार होता था, काली मिर्च का, तो उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल कर रखा था। देखो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड, एम्बार्गो ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द पीपर एंड सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, एंड द कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द मालाबार। 1785 में टीपू सुल्तान ने डिक्लेयर एम्बार्गो, मतलब रोक दिया, समाप्त कर दिया। तो हम एम्बार्गो को समाप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं, रोक लगा दी। रोक लगाना होता है एम्बार्गो, समाप्त करना, रोक लगाना, इम्पेड करना, किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53rd क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द धर्म सभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये धर्म सभा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो कि इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे इट वाज फाउंडेड बाय द राधाकांत देव। हाँ, राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई थी। अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इट सपोर्टेड द एबोलिशन ऑफ सती। क्या उसने सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए सपोर्ट किया था, साथ दिया था। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इट फेवर्ड द प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल। उसने क्या लड़कियों के लिए पश्चिमी सभ्यता की एजुकेशन प्रमोट की थी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है इसका डी, फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय प्रोग्रेसिव आइडियाज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द हिंदुइज्म। जैसे हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा है कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, पर उसमें कुछ सुधार लाना चाहते थे। जैसे कि वो सती प्रथा का सपोर्ट नहीं करते थे, वो आदमी की इज्जत करने में बिलीव करते थे, कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे। पर जो राधाकांत थे ये ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, मतलब रूढ़िवादी सोच थी इनकी, क्योंकि ये सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। ये मानते थे जो हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा है वो ठीक है, और इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी 1830 में इन अपोनेंट ऑफ दी राजा राम मोहन राय, जो आर्य ब्रह्म समाज का प्रोपेगेंडा था। मतलब वो प्रोपेगेंडा होता कि फैला रहे थे धर्म, जो राजा राम मोहन राय थे, पर उसके अपोजिट में इन्होंने धर्म सभा बना दी थी राधाकांत ने 1830 में। और इट वॉज एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी विच स्टूड द प्रिजर्वेशन स्टेटस को। स्टेटस को क्या होता है? एक लेवल, जैसे कहते हैं ना, वी हैव टू मेंटेन आवर स्टेटस को, एंड या इवन गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन स्टेटस को, दे शुड नॉट इंटरवीन द सेंटर लाइक स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। तो स्टेटस को क्या है? सोशल रियलाइजेशन मैटर, सामाजिक और धार्मिक मैटरों में वो अपना स्टेटस को बनाए रखना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे, कि क्योंकि जो हिंदुइज्म को मॉडिफाई करना कौन चाहते थे? राजा राम मोहन राय, जो कुरीतियाँ थी उनको हटाना चाहते थे। तो इसके अपोनेंट में, उनके अपोजिट में इन्होंने एक धर्म सभा बना दी थी 1830 में। और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है कि वो स्टेटस को बनाना चाहते थे, तो ऑफकोर्स है कि वो सती प्रथा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो धर्म समाज के बिलीफ करते थे, वो समाज में बिलीव करते थे, हिंदू समाज में। और थर्ड ये करेक्ट है। वो हालांकि ऑर्थोडॉक्स थे, बट उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया कि प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन आवर कंट्री इवन फॉर गर्ल्स। उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया, और उनका कहना ये था कि हम अंग्रेज़ों की पढ़ाई पढ़ के हम उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनकी पॉलिसी समझ सकते हैं, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और औरतों को भी पढ़ाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इसके नीचे हिंदी में, हर क्वेश्चन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है। 54th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है।
सी इज कंसिडर मतलब एक लेडीज के बारे में बोला गया है, वो कौन थी, ऑप्शन से हमें चुनना है। सी इज कंसिडर एज ए पायोनियर, पायोनियर होता अग्रीम, और पायोनियर वर्ड बहुत अच्छा है। इवन जो द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज इवन दे हैव विन लाइक यूजिंग द पायोनियर स्पीकर, मीन्स उस नाम का अर्थ है कि वो अग्रिम स्पीकर है। हम आगे से इस वर्ड को याद रखेंगे, कभी भी किसी व्हीकल में बैठेंगे तो वहाँ पे स्पीकर मिलेगा, तो पायोनियर ये अग्रिम है बहुत, इससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पायोनियर है। अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। ऑफ इंडियन राइटिंग इंग्लिश, सी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन राइटर इन फ्रेंच। क्या वो पहली महिला थी, उसने फ्रेंच में पहली बार लिखा था, फ्रेंच भाषा आती थी उसको, उसने फ्रेंच में कुछ लिखा था, अपना न्यूज़पेपर वगैरह रिलीज किया था, बुक लिखी थी। सी ट्रांसलेटेड वर्क फॉर बंगाल मैगजीन, बंगाल मैगजीन थी और कलकत्ता रिव्यू, दो ये बंगाल मैगजीन और कलकत्ता रिव्यू दो बुक मैगजीन चलती थी। हर पब्लिश्ड वर्क इज कॉल्ड ए सैफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। देखो ये उसने एक बुक लिखी थी सैफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। सैफ मीनिंग क्या होता है, सैफ मैं बताऊं तो जैसे आपको पुलिया, जैसे पुलिया मतलब हम चारा को इकट्ठा करके उसको एक गांठ बांध के रख लेते हैं, उसको पुली पुली बोलते हैं हम हिंदी में, तो वही है पुलिया, चारे की पुलिया। एंड ग्लीन्ड होता है मतलब गार्नर करना, इकट्ठा करना, मतलब हम खेत में जाते हैं तो एक एक तिनके को उठा के एक पुलिया बनाते हैं, तो उसको वही बोल दिया कि पुली बोलते हैं। तो फ्रेंच फील्ड, फ्रेंच के खेतों में चारे की पुलिया बनाई, उसने एक बुक लिखी थी, तो उसका नाम हमें गैस करना है कौन सा है। क्या वो सरोजनी नायडू थी, क्या वो तोरू दत्त थी, हाँ वो तोरू दत्त थी, क्या वो गिरिजाबाई केलकर थी, या हब्बा खातून थी, नहीं वो तोरू दत्त थी। ये क्या है, तोरू दत्त 1856 में, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1857 में क्रांति हुई थी, उसी के टाइम की बात है। तोरू दत्त लेडीज का नाम था। ये क्या थी, कंसिडर एज ए पॉइनर ऑफ द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मतलब वो हिंदी भाषा को इंग्लिश में लिखती थी क्योंकि उसको इंग्लिश की नॉलेज थी। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन राइटर इन फ्रेंच, वो फर्स्ट राइटर थी फ्रेंच में जिसने लिखा था। शी वॉज बोर्न इन ए बंगाली फैमिली इन कलकत्ता, दे वर ए पार्ट ऑफ द न्यू क्लास ऑफ पीपल रेफर्ड एज बंद्रालोक। द फैमिली हैड ए स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशन, मतलब क्या है, उनके घर में साहित्य लिखने वाले आदमी थे, और भद्रलोक उनकी क्या है, जाति का नाम है, उनके कुल का नाम था भद्रलोक। वो कलकत्ता की ये रहने वाली थी, एक लेडीज़ थी जो यहाँ से यूरोप में चले गए थे। यूरोप में वो कई जगह रहे, फ्रांस में रहे, इटली में रहे और इंग्लैंड में भी रहे। फिर क्या हुआ, उसकी बड़ी दीदी बीमार हो गई थी 1873 में, तो उन्होंने फोर्स टू रिटर्न, वो इंडिया आना पड़ा उन्होंने। तो फ्रांस में रह के भी इन्होंने इंडिया की बहुत सारी बुकों में योगदान दिया, इंडिया नेशनलिस्ट में योगदान दिया, बुक भी लिखी इन्होंने। तो इनकी बुक का नाम वही है कि सैफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, मतलब चारे की पुली इकट्ठी करना फ्रेंच के खेतों में। और 1876 में ये इन्होंने बुक लिखी थी, और इतनी कम उम्र में 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी टीबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55th। कंसिडर द फॉलोइंग बैटल्स, बैटल दी हुई हैं, इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रमानुसार, मतलब कौन सी पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर, पहली कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार का मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि आपको ये 20 साल चली थी, और ये 40 से 60 के बीच में चली थी, 40 से 70, 40 और 60 के बीच में ये चली थी। इसमें थर्ड है बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये तो पहली 1740 से 1760 के बीच में ही होगी, तो सबसे पहली तो यही होगी क्योंकि ये 1746 में हुई थी फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, इसलिए एंग्लो कर्नाटिक वार बोल देते हैं, साउथ में हुई थी। सेकेंड है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर क्या है, 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की तो हमारा फोर्थ पे आएगी, क्योंकि
इसे ये तो 1746 में हो गई, 1746 में तो ये हो गई बैटल ऑफ कर्नाटिक वार। ये 1764 में कि अंग्रेजों और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, जो सिराजुद्दौला जो बंगाल में नवाब था उसके चाचा का लड़का था, जो अवध में, अवध यूपी का एरिया था पहले। और प्लासी की बैटल हुई थी 1757 में, ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुई थी अंग्रेज़ों की। और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। 1761 में मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का राजा यहाँ पे अटैक करना था, उसको कुछ लोकल बंदों ने इनवाइट किया था और सपोर्ट भी कर रहे थे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले कौन सी हुई, फर्स्ट वन हुई, क्योंकि कर्नाटिक वार जो थी 1746 में। सेकंड नंबर पे कौन सी हुई, प्लासी की हुई। थर्ड नंबर पे कौन सी हुई, पानीपत की हुई। फोर्थ पे बक्सर की लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर यही है जो मैंने बताया आपको। एक्सप्लेनेशन यही है कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वार थी 46 से 48 के बीच में, हम इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जी 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उससे एग्जैक्ट 200 साल पहले, 200 साल पहले फर्स्ट अंग्रेज़ों की कर्नाटिक वार हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये, वहाँ पे डुप्लेक्स ने, क्या है, जो ये गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डुप्लेक्स था, फ्रांसीसी पौंडीचेरी में लास्ट तक गए हैं। 1961 में पौंडीचेरी हमारे पास आया, क्योंकि फ्रांस के वहाँ पे डोमिनेंस था। 1939 में अंग्रेज तो छोड़ के चले गए थे, बट फ्रांसीसी सबसे लास्ट में गए हैं 1961 में छोड़ गए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना डोमिनेंस बना रखा था। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि गोवा में पुर्तगाली लास्ट तक गए हैं, क्योंकि वो वही 1947 के बाद यहाँ पे इंडिया में थे। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। एंड इससे नेक्स्ट है बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, मैंने बता दिया, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और ये बॉक्सर की लड़ाई जो हुई थी, हेक्टर मुनरो, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे गवर्नर। तो हमें कोई पूछ भी लेगा तो हमें ऐसे याद करनी है हिस्ट्री की, हेक्टर मुनरो कब थे, हमें याद रहेगा बक्सर की लड़ाई के टाइम पे थे। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर याद नहीं हो तो आपको 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, वो सबको याद रहेगा। तो उससे एक मतलब 200 साल तो कम करने ही है, 201 साल पहले बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। नवाब ऑफ अवध एंड नवाब ऑफ बंगाल भी मिले हुए थे इसमें, बट मेन थे जो बंगाल और अवध के जो नवाब थे उनके साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 क्वेश्चन। ये 56 क्वेश्चन पूछा गया, करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच ऑफ द रिसेंटली इन न्यूज इज, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में थी करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इसमें हाथी ना हेमरेज से बन गए थे। हेमरेज क्या होता है, जैसे रक्त का सतराव, कई बार हमने सुना भी है न्यूज़ में, ब्रेन हेमरेज हो गया तो दिमाग में अंदर की तरफ ब्लड का फ्लो हो जाता है, तो उसको हेमरेज बोल देते हैं। रक्त सतराव हो गया था हाथियों के, तो वो कई हाथी मर गए थे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये उड़ीसा में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जैसे रिसेंटली 6 एलिफेंट डाइड ऑफ हेमरोजिक सेप्टिसेमिया, मतलब ये साइंटिफिक नेम है उसका, हेमोरेजिक तो हो गया कि रक्त सतराव हो गया, सेप्टिसेमिया इसका नाम है। इन करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ओडिशा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये इनकी डेथ हो गई थी। 6 हाथी मर गए थे जिनका हेमरेज हो गया था माइंड में, तो इसलिए वो मर गए। इट हैज़ ए ड्राई डेसिड्यूस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हम यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल गया कि जो उड़ीसा में क्या है, वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन फल फूल पत्ती पौधे जो भी हैं, वेजिटेशन क्या है, डेसिड्यूस है। जो डेसिड्यूस क्या होता है, जैसे ये ज्योग्राफी का पार्ट आ गया इसमें कि जैसे ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे अमेजन फॉरेस्ट हम बोलते हैं, तो उसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बट हमसे यहाँ से एक मैं बता सकता हूँ कि ड्राई डेसिडियस क्या है, ये पत्ते गिरा देते हैं सीजन में। ये जैसे मोस्टली ये
सर्दियों में या गर्मियों में भी अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको ड्राई डेसिडुअस बोलते हैं। और इनके पत्ते चौड़े होते हैं, जो भी ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन बोलते हैं, इनके पत्ते चौड़े होते हैं, इनकी ये भी पहचान होती है, चौड़े होते हैं और ये सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं ये पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। मतलब अंग्रेजों ने इकोनॉमी की पॉलिसी बनाई, उसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन दिए हुए, उनमें से कौन सा करेक्ट है। द फर्स्ट वन इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। क्या उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया था, भारतीय कृषि का क्या उन्होंने वैश्वीकरण कर दिया था, कि बिजनेस के हिसाब से कर दिया था क्या एग्रीकल्चर को, या इन्होंने बोला डेटीरियोरेशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डेटीरियोरेट मतलब डेटीरियोरेट होता है नष्ट करना। क्या उन्होंने हैंडीक्राफ्ट हाथ की कलाकारी जो होती है उसको इंडस्ट्री को, हस्तकारी को क्या ख़त्म कर दिया था। थर्ड ऑप्शन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या उन्होंने जल्दी से इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया था। इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। इसमें फर्स्ट में द स्टेटमेंट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन पोस्ट 1830। इसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है, 1813 के बाद कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ। कॉमर्शलाइजेशन मैं बता देता हूँ आपको क्यों स्टार्ट हुआ। अंग्रेजों का क्या मतलब था, यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट ले जाके अपने कंट्री में रखना, क्योंकि उनको क्या था, रॉ मटेरियल चाहिए था। उन्होंने वो चीज़ यहाँ पे इंडिया में एग्रीकल्चर में लाई जो कि उनके फ़ायदे की हैं, जो उनके लिए इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन सकता है, मतलब कैश क्रॉप बोल देते हैं उनको। हाँ कॉमर्शलाइजेशन तो हो गया, पर वो यहाँ से जितनी भी चीज़ें ले गए थे अपनी ले गए। उनके लिए एक सिर्फ क्या है, ये रॉ मटेरियल की तो मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते, और मार्केट इंडिया में पॉपुलेशन इतनी थी कि वो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बेचते थे। यही इसमें लिखा हुआ है। इट लेड द प्रोडक्शन ऑफ द ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेयर नाइदर द ब्रिटिश इंडस्ट्री कुड नॉट फेच कैश। फेच बहुत अच्छा वर्ड है। फेच होता है खींचना, ड्रा करना। फेच कैश मीन्स if I will talk about the sentence of this word, we can use such type of that you are doing this activity but it would not fetch you for you money। मतलब ये तुम्हारे पैसे लेके नहीं आएगी तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो। हिस्ट्री पे आते हैं। द कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, रबर, उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने के लिए बोल दिया इंडिया को। पर इसमें क्या दिक्कत आई कि इंडिया के आदमियों ने कैश क्रॉप तो उगा दी, पर हमारी फूड इनसिक्योरिटी हो गई। जो यहाँ पे हम खाने का अनाज उगाते थे वो तो बंद हो गया, और कंपलसरी हम कॉमर्शलाइजेशन करवा दिया हमारी एग्रीकल्चर का, और वो यहाँ से अपने चाय, कार्डमम, पेपर की उपज लेके अपने देश में जाने लगे, और मैन्युफैक्चर गुड यहाँ पे बेचने लगे उन्हीं रॉ मटेरियल का बना हुआ। दूसरा क्या है, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फेस्ड ए टफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अंग्रेज़ों की क्या मशीन की बनाई हुई चीज़ें थी, यहाँ पे क्या हाथ से, हाथ के बुनकर थे, तो इसलिए हैंडीक्राफ्ट हिस्ट्री डिटेरियोरेटेड, नष्ट कर दी उन्होंने, डिटेरियोरेट कर दिया। डिटेरियोरेट यूज़ बहुत कर सकते हैं वर्ड अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सम लाइक मिसक्रिएंट्स, जो गुंडे हैं, सम मिसक्रिएंट्स आर ट्राइंग टू डिटेरियोरेट द गवर्नमेंट इमेज एट प्रेजेंट, जो सरकार की इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। तो आप यू कैन मेक सेंटेंसेस टाइप ऑफ इन योर नॉर्मल कन्वर्सेशन एंड ट्राई टू यूटिलाइज दैट। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। इट इज़ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी वर अगेंस्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का उन्होंने कोई विकास नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ की इंडस्ट्री पे कहाँ ध्यान दे रहे थे, वो अपने रॉ मटेरियल लेके वहाँ की इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे थे बस। इसमें क्या कहा कि यही लिखा हुआ कि रॉ मटेरियल को अपने आप ले जाते थे और यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ के रखा उन्होंने। और दे वांट टू मेक इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द ब्रिटिश इंडस्ट्री। वो चाहते थे कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो अंग्रेजों पे डिपेंड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं हम, क्या होता है। 1833 में आया था। फर्स्ट ऑप्शन है, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म।
कि वो इन्फ्लुएंस किया गया क्या उसको लिबरलिज्म ओपन करने के लिए, आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा से, आइडियोलॉजी विचारधारा की खुलेपन की विचारधारा ने इन्फ्लुएंस किया क्या चार्टर एक्ट ने। इट रिमूव्ड ऑल द रेस्ट्रिक्शन टू द इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन इंडिया बाय यूरोपियंस। क्या इतने सारे रेस्ट्रिक्शन जो बंद लगे हुए थे उनको, इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेशन क्या होता है, देश में आना, दूसरे देश से निकल के हमारे देश में आ रहे थे अंग्रेज, तो क्या उसने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। या एक्विजिशन मतलब क्या होता है, लैंड को खरीदना, एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन बाय यूरोपियंस, क्या अंग्रेज इंडिया में ज़मीन खरीद सकते थे। इसके बाद द थर्ड ऑप्शन इज द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पब्लिक इंडियन इन पब्लिक सर्विस। क्या इसने क्या किया, फॉर द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या पढ़ाई पब्लिक सर्विस जैसे इंडियन पब्लिक सर्विस होती है उनमें क्या उन्होंने उनको इंडियंस को जगह दी और एजुकेशन के लिए जगह दी। कौन सा करेक्ट है, आंसर देखते हैं इसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ऑप्शन ठीक हैं। पहले में बताया गया चार्टर एक्ट 1833 हैड द प्रोविजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी इन इंडिया। क्या था चार्टर एक्ट, हम इसको ऐसे याद सकते हैं, चार्ट बनाते हैं हम कोई भी ड्राइंग के लिए चार्ट बनाते हैं, 1833 में आया था। इसमें क्या है जो उन्होंने क्या किया, मेन बात यह है कि विच रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ओवर इट, इट आल्सो लिबरस मैकॉले एंड जेम्स मिल वर द फ्रेमिंग ऑफ दिस एक्ट। क्या हमारी विचारधारा को बदलने की उसने पूरी कोशिश की। जैसे क्या होता था इंडिया में, ये बहुत मतलब दुख की बात है कि पहले भी स्लेव होते थे इंडिया में, उनको बेचा या खरीदा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, गरीब आदमी होते थे। इन्होंने एक तो अच्छा काम किया कि स्लेवरी को बंद कर दिया, जो आइडियोलॉजिकल है विचारधारा को बदलने की कोशिश की। जो आल्सो लिबरल्स लाइक, इसमें कुछ मैकाले और जेम्स मिल भी इन्वॉल्व थे इसमें चार्टर एक्ट में। मैकाले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 1908 में इन्होंने जो हम फॉलो करते हैं जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, और 1974 में जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो आज तक लॉर्ड मैकाले के हम फॉलो करते हैं। 1908 का हमारा इंडियन पिनल कोड, हम जो भी रूल हमारे जुडिशरी में सिस्टम में फॉलो करते हैं मैकाले जी ने बनाए थे, थॉमस मैकाले। Statement 2 is correct. The act removed all the restriction to the immigration of the European in India. मतलब इंडिया कितनी भी मात्रा में आ सकते हैं, इमिग्रेशन के रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिए उन्होंने चार्टर एक्ट के थ्रू। मतलब उनका अपना बेनिफिट के लिए चार्ट बना दिया 1833 में, हम यहाँ से आ सकते हैं उनको, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए चार्ट बना दिया। एक इंडियंस का ये किया कि स्लेवरी को तो कम कर दिया, बट कितने भी अंग्रेज यहाँ पे अनलिमिटेड आ सकते थे और यहाँ की ज़मीन भी खरीद सकते थे। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आज की सिचुएशन, जैसे आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया JNK से, तो वहाँ जाके आदमी बाहर का जो अदर स्टेट्स का भी ज़मीन खरीद सकता है। तो वैसे ही अंग्रेज़ों ने चार्टर एक्ट बना दिया था 1833 में कि कितने भी अंग्रेज़ यहाँ पे आ सकते हैं इंडिया में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इमिग्रेट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी रिक्वायर कर सकते हैं, एक ऐसा चार्ट बना दिया। और थर्ड वन इज करेक्ट। ए नोटेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट वाज दैट अंडर सेक्शन 87, मतलब इस चार्टर एक्ट का सेक्शन में बांटा गया था। सेक्शन 87 में बताया गया है कि इट प्रोवाइड द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विस में इन्होंने इंडियंस को जगह दे दी, ये चीज़ भी ठीक की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59th क्वेश्चन है, with reference to the press in the 19th century which of the following statements। 1900 सदी में, हम फिलहाल 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इससे 200 साल पहले की बात है, 2 सदी पहले की बात है। 1900 में क्या रिफॉर्म हुए उसके बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी प्रिंटेड इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट बाय जेम्स होकी। क्या पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट था और जेम्स होकी ने बनाया था, पब्लिश किया था, प्रिंट किया था। सेकंड ऑप्शन है अमृता बाजार पत्रिका वाज पब्लिश इन इंग्लिश। एंड द थर्ड वन, बाल गंगाधर तिलक बिकम द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड इन द, इम्प्रिजन्ड होता जेल में डालना, क्या उनको सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने उनको जेल में डाला गया था, जो जर्नलिस्ट जो पहले पत्रकार थे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आंसर देखते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर इसका फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है, इनकरेक्ट है।
देखो ये हो गया पुर्तगी। मैंने बताया कि पुर्तगाली बंगाल में पुर्तगाली गोवा में लास्ट तक रहे थे, 1947 के बाद भी रहे थे इंडिया में पुर्तगाली। अब देखो कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि गोवा में सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाली, उन्होंने ही अखबार छापा था। ये बात गोवा का हमें अच्छा नाम याद रहेगा क्योंकि बहुत अच्छी सिटी है, तो हम याद कर सकते हैं पहला अखबार गोवा में बना था। गोवा में बना था, ऑफ कोर्स पुर्तगाली बनाएंगे उसको। और फर्स्ट देखते हैं करेक्ट है क्योंकि बंगाल गजेट के नाम से न्यूज़पेपर था, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गजेट। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अंग्रेज़ों का डोमिनेंस क्या था, बंगाल में सबसे पहले था। तो उन्होंने कि मतलब यहाँ पे दो चीज़ हैं, पहला अखबार तो गोवा में बना था पर पहला इंग्लिश पेपर बंगाल में बना था, क्योंकि बंगाल में तो अंग्रेज़ों का डोमिनेंस था, संप्रभुता थी, तो इसलिए उन्होंने अखबार अपनी लैंग्वेज में छाप दिया। और गोवा में सबसे पहले अखबार बना था जो कि पुर्तगालियों ने बना था। ऑफ कोर्स इट वाज फाउंडेड इन द कैपिटल ऑफ कलकत्ता, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम। पहले क्या है, इंडिया की कैपिटल भी कलकत्ता होती थी अंग्रेज़ों के टाइम। और किसने? बाय इरिशमैन जेम्स अगस्त 1779। आयरिश मतलब क्या है? आयरलैंड का ये बंदा था, यूरोपियन कंट्री का आयरलैंड का ये बंदा था। और जेम्स नाम बहुत बड़ा है बट हम ऐसे याद करते हैं अगस्त का महीना होता है, हॉकी को हिक्की कर देते हैं। 1789 में पहला अंग्रेजी अखबार बना था, बंगाल गजेट नाम था जिसका। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, अमृता बाजार पत्रिका वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बंगाली। इसका नाम ही जैसे अमृता एक बंगाली नेम लग रहा है, तो हम इससे याद रख सकते हैं अमृता की बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। एंड शिफ्टेड द इंग्लिश, अब बाद में उसको इंग्लिश में वर्नेकुलर वर्नेकुलर होता है लोकल, लाइक इफ वी आर स्पीकिंग इन द नॉर्मल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड वर्नेकुलर। प्रेस एक्ट ऑफ 87, एक एक्ट आया था 1878 में कि उसके थ्रू फिर वो बाद में अमृता का बाजार पत्रिका इंग्लिश में बन गई थी। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। मतलब सुरेंद्र किसी आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुरेंद्र को सबसे पहले वो अखबार छापता था, जर्नलिस्ट था, वो पहली बार जेल में गया था। वो क्यों? इसने क्रिटिसाइज कर दिया था एक हाई कोर्ट के जज को। आज भी तो होते हैं ये केस कि अब कोई बंदा हाई कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी किया जाता है। जो उस स्टेट का गवर्नर होता है वो लिख के देता है प्रेसिडेंट को कि ये कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है, इसको जेल में डालना चाहिए। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था ये केस, तभी ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेसेज। ही फॉलोड द मोस्ट रेडिकल व्यूज ऑफ द टाइम एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्या उसने रेडिकल विचारधारा थी उसकी, मतलब विद्रोही विचारधारा कह सकते हैं। रेडिकल होता है कट्टरपंथी, असली मीनिंग इसका होता है कट्टरपंथी। ड्रू इंस्पिरेशन, उसने क्या इंस्पिरेशन ली फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ था, क्या उसने फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली। ही वॉज ए टीचर एट द हिंदू कॉलेज में टीचर भी थे वो। ही स्टार्टेड ए डेली न्यूज़पेपर द ईस्ट इंडियन। ही वॉज ऑल्सो ए नेशनलिस्ट पोएट, वो राष्ट्रीय कवि भी थे। उस पर्सनैलिटी का नाम हमें सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से। उनका नाम है हेनरी विविन डेरोजियो। नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हेनरी तो हम याद ही कर सकते हैं, मोस्टली अंग्रेज़ों के नाम हेनरी होते हैं। और इसमें से जियो निकाल लो, बस हम हेनरी जियो याद कर लेंगे, हमारे लिए काफ़ी है। और क्या है, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे ये, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ पे इन्होंने बंदों को अपनी रेडिकल विचारधारा, कट्टरपंथी विचारधारा से स्टूडेंट को बताया कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमें इनको यहाँ से भगाना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये एंग्लो इंडियन, मतलब हेनरी एंग्लो इंडियन थे। क्या होता है कुछ जैसे कि ये पिताजी तो इनके अंग्रेज रहे होंगे और माताजी इंडियन है, तो इसलिए एंग्लो इंडियन बोल दिया। इनकी सीट पहले राज्यसभा में रिजर्व थी बट अब उनको भी ख़त्म कर दिया है इन्होंने, इसलिए अभी प्रोटेस्ट किए थे, तभी ये क्वेश्चन इसमें है। वॉज बोर्न इन 1809। अब 1809 में पैदा हुए थे, हिंदू कॉलेज में टीचर थे 1826 को। ही
डेजलिंग क्या होता है, मतलब बहुत शानदार चीज़ें होती हैं। जैसे हम, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यस, टुडे आई हैव रिप्रेजेंटेड डेजलिंग सेशन। डेजलिंग इंटेलेक्ट, इनके पास बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता थी और फॉलोड द मोस्ट रेडिकल व्यूज ऑफ द टाइम। उसने उस टाइम पे बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा के फॉलो किया। उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुए, उन्होंने रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और ये अपने स्टूडेंट को बताते थे थिंक फ्रीली, खुला सोचो और किसी सबसे क्वेश्चन करने की तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए। अथॉरिटी से क्वेश्चन करो, रैशनली, लॉजिकली, मतलब रैशनली, वैसे नहीं कि इरेशनली करो, रैशनली क्वेश्चन। टू लव, लिबरेट एंड इक्वलिटी, फ्रीडम, कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। वर्शिप ट्रूथ, सच्चाई को पूजा है। यंग बंगाल भी बोलते हैं, जो इनके फॉलोअर हैं उनको डेरोजियन बोलते हैं। जैसे जो इनके फॉलोअर थे उनको डेरोजियन, और इनको यंग बंगाल भी बोला जाता है जो इसके फॉलोअर थे। और ये 22 साल में हैजा के साथ इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I think friends that's enough for today. I will come tomorrow with new words, and please subscribe my channel and share with others so that each and every can benefit from this. And I'm assuring you that if you will follow these videos judiciously, definitely within the 6 months you will able to crack any rank of the exam. Means you can crack class A to C any exam with the such type of videos.